दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन लाया हूं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और महत्वपूर्ण है। एमपीपीएटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। एमपीपीएटी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, देसी सबसे पहला क्वेश्चन है, देसी पालक का वनस्पतिक नाम क्या है? बॉटनिकल नेम ऑफ देसी पालक, है ना। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा स्पेनिश ओलेरेसिया, बीटा वल्गेरिस, वैरायटी ऑफ बेंगालेंसिस, बीटा वल्गेरिस जो कि चुकंदर का बॉटनिकल नेम है, स्पेनिश टेंड्रिस ना। तो इनमें से दोस्तों सही आंसर क्या है? इनमें दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, देसी पालक का बॉटनिकल नेम क्या है? बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, है ना, इसका सही आंसर है। और पालक आपको पता है दो प्रकार की होती है, एक होती है देसी पालक, दूसरी होती है बिलायती पालक। तो बिलायती पालक का बॉटनिकल नेम क्या है? बिलायती पालक का बॉटनिकल नेम है स्पेनिश ओलेरेसिया। स्पेनिश ओलेरेसिया बिलायती पालक का बॉटनिकल नेम है। तो और आपको पता है कि पालक में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? तो जो देसी पालक होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 12 होते हैं, और दोस्तों जो बिलायती पालक होती है उसमें 2n बराबर कितने होते हैं? 18 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। याद रखना दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है कि देसी पालक में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं और जो बिलायती पालक होती है उसमें कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। दलहनी फसलों में कौन से अमीनो एसिड की कमी होती है? विच अमीनो एसिड डिफिशियंसी लेग्यूमिनेसी क्रॉप। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक 10 अमीनो एसिड होते हैं ना। आपको ये जानकारी होगी कि हमारे शरीर के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? 10। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या? बी। इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है बी, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन। इनकी कमी होती है दलहनी फसलों में, इन दो अमीनो एसिड की कमी होती है दलहनी फसलों में, है ना दोस्तों। और आपको पता होगा जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है, इनकी कमी कौन सी क्रॉप में होती है? महत्वपूर्ण सबसे सबसे ज़्यादा कमी होती है अनाज वाली फसलों में, जो अनाज क्रॉप्स होती है, सीरियल क्रॉप्स, उनमें अमीनो एसिड की कमी होती है। और दोस्तों ये अपना लाइसिन अमीनो एसिड है ना, लाइसिन लाइसिन कौन सी क्रॉप में सबसे ज़्यादा कमी होती है? तो जो अपना वाइल्ड सीड क्रॉप है, जो अपनी कौन सी क्रॉप है दोस्तों? अपनी कौन सी क्रॉप है? जो अपनी लाइसिन वाइल्ड सीड क्रॉप है ना दोस्तों, इनमें कमी होती है कौन सी एसिड की? लाइसिन लाइसिन एसिड की। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनमें कौन सी अमीनो एसिड की कमी होती है दोस्तों? इनमें लाइसिन अमीनो एसिड की कमी होती है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका सही आंसर है दोस्तों बी। इसका सही आंसर है बी, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टेट्राजोलियम टेस्ट वाज डिस्कवर्ड बाय वॉन, है ना। टेट्राजोलियम परीक्षण किसके द्वारा खोजा गया? दोस्तों पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि टेट्राजोलियम परीक्षण क्यों किया जाता है। तो दोस्तों टेट्राजोलियम परीक्षण जो सीड होता है ना, सीड की जीवन क्षमता पता करने के लिए किया जाता है ना। सीड की जो जीवन क्षमता होती है उसको पता करने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। तो सीड की जीवन क्षमता को इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं? विजिबिलिटी। तो जो सीड की विजिबिलिटी होती है, विजिबिलिटी है ना, उसको पता करने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों किसने टेट्राजोलियम परीक्षण को सबसे पहले खोजा? तो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों, आपको दिख रहे होंगे कि लेकॉन ने 1949 में, या बी आपको दिख रहा होगा बी एल भरद्वाज दिख रहा होगा, ऑप्शन सी आपको एस नागराजन ऑप्शन दिख रहा होगा, और जी एस खुश दिख रहा होगा, डॉक्टर जी एस खुश। तो टेट्राजोलियम परीक्षण सबसे पहले किसने खोजा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लेकॉन। जो आपको ए नंबर का कुछ आंसर है इसका, ए नंबर का। लेकॉन ने 1949 में टेट्रोलियम परीक्षण को खोजा था। और दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो डॉक्टर बी एल भरद्वाज है, तो इनको आपको पता है कि जो गेहूं में सीआर स्टेज होती है, जो गेहूं में सीआर स्टेज आती है, उसको इन्होंने ही खोजा था। इन्होंने ही सीआर स्टेज के बारे में जानकारी दी थी। और जो आपको जो ऑप्शन सी नंबर में आपको दिख रहा होगा, जो एस नागराजन है, इनने बीट मतलब जो गेहूँ था ना, सुपर बीट बोलते हैं इसको, सुपर बीट बोलते हैं, जो सुपर बीट बोलते हैं जिसको, इन्होंने सुपर बीट के बारे में जानकारी दी थी। इन्होंने एस नागराजन ने। और दोस्तों जो डी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जी एस खुश, तो इन्होंने दोस्तों जो आपका सुपर राइस होता है, इन्होंने सुपर राइस के बारे में जानकारी दी थी, है ना। सुपर राइस के बारे में इन लोगों ने जानकारी दी थी। तो दोस्तों याद रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सुपर राइस किसने खोजा था? डॉक्टर जी एस खुश ने। और दोस्तों सुपर बीट किसने खोजा था? एस नागराजन ने। और सीआर स्टेज के बारे में किसने बताया? तो ये डॉक्टर बी एल भरद्वाज ने, है ना। तो ये दोस्तों आपको याद रखना, पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लेता है, अपने को याद नहीं रहता, अपने गलत लगा के आ जाते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट की दक्षता जानने के लिए किया जाता है। मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट इज डन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एमबीआर, है ना दोस्तों। तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन रहा। तो ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से हैं: टोड मिल्क, डबल टोड मिल्क, स्टरलाइज मिल्क, या पास्चुराइज मिल्क। तो दोस्तों इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? टोन मिल्क होगा, या डबल मिल्क होगा, डबल टोन मिल्क होगा, स्टरलाइज मिल्क होगा, या पास्चुराइज मिल्क। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एमबीआर टेस्ट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों एमबीआर टेस्ट ये इसलिए किया जाता है कि दोस्तों आपको यह पता करने के लिए एमबीआर टेस्ट किया जाता है कि दूध पास्चुराइज है या नहीं, है ना। दूध पास्चुराइज है या नहीं, ये पास्चुराइज पता करने के लिए जो टेस्ट है, ये एमबीआर टेस्ट किया जाता है। पास्चुराइज मिल्क पता करने के लिए ये एमबीआर टेस्ट किया जाता है। अगर दूध पास्चुराइज है तो ये ब्लू रंग का हो जाएगा, है ना। अगर दूध मिल्क पास्चुराइज है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। और अगर दूध पास्चुराइज नहीं है तो ये कैसा होगा? अगर दूध पास्चुराइज नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा, कोई रंग ही नहीं देगा, है ना। आपको पता होगा कि इसके कुछ नियम होते हैं कि मतलब एक टाइम होता है एमबीआर टेस्ट का, आपको पता होगा टाइम। तो दोस्तों एमबीआर टेस्ट का जो टाइम है, जो अगर 9 मिनट से ज़्यादा है, अगर 9 मिनट से ज़्यादा इसका कलर 9 मिनट से ज़्यादा में अगर वो कलर देता है, तो वो आपको पता होना चाहिए सबसे बेस्ट माना जाता है। जो 9 मिनट से ज़्यादा कलर देता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। और एक और होता है दोस्तों, जो 9 से कम में देता है, जो 9 से कम मिनट में कलर दे देता है, वो अच्छा माना जाता है। और जो तुरंत दे देता है वो खराब माना जाता है ना। तो आपको इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पास्चुराइज मिल्क सबसे इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, आपको पता होना चाहिए इन सबके बारे में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच न्यूट्रिशन इज मोस्ट डिफिशियंसी ऑफ इन इंडियन सॉइल। भारतीय मृदा में सर्वाधिक कौन से पोषक तत्व की कमी होती है ना, भारतीय मृदाओं में सबसे ज़्यादा कौन से पोषक तत्व की कमी है। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कौन से पोषक की कमी है दोस्तों भारतीय मृदाओं में। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों भारतीय मृदाओं में जिंक की कमी है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए जिंक की कमी है भारतीय मृदा सबसे ज़्यादा। अब इसका आपको ये भी पता होना चाहिए कितने कितने परसेंट कमी है। तो दोस्तों जिंक की आपको पता होना चाहिए, जिंक की जो कमी है हमारे भारत में भारतीय मृदाओं में वो सबसे ज़्यादा यानी कितने परसेंट, 49% जिंक की कमी है। और जो बोरोन है इसकी कमी दोस्तों हमारी भारतीय मृदाओं में 33% की कमी है ना। और जो ये आयरन है इसकी कमी हमारी भारतीय मृदाओं में 12% की है। जो मोलिब्डेनम है सबसे कम किसकी कमी है दोस्तों भारतीय मृदाओं में। तो ये इसका क्रम पैटर्न दिया हुआ है। तो जो मोलिब्डेनम दोस्तों, तो मोलिब्डेनम की हमारी भारतीय मृदाओं में कितनी 11% की कमी है ना। तो याद रखना दोस्तों, पूछता है हर बार एग्जाम में ये चीज़ पूछता है कि जिंक की हमारे कितनी भारतीय मृदाओं में कितने परसेंट कमी है। तो पता होना चाहिए 49 की, बोरोन की 33%, आयरन की 12% है ना दोस्तों, और मोलिब्डेनम की 11% हमारी भारतीय मृदाओं में कमी है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या, आगरा, ये इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्वार की राष्ट्रीय किस्म है, ग्वार एक प्रकार की फली है, तो इसकी ग्वार की राष्ट्रीय किस्म है। ग्वार की राष्ट्रीय किस्म कौन सी है दोस्तों, इसका बताएं दोस्तों, इसका ग्वार की राष्ट्रीय किस्म कौन सी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार दोस्तों ग्वार की ही किस्म है ना। और दोस्तों ये दिया हुआ है पोकर्ण है ना। तो ये पोकर्ण आपको पहचान में आना चाहिए कि पोकर्ण यानी किसको बोलते हैं, पोकर्ण बोलते हैं दोस्तों नागपुरी को। नागपुरी, और नागपुरी किसकी किस्म है आपको पता है, नागपुरी दोस्तों संतरा की किस्म है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए नागपुरी किसकी किस्म है, संतरा की। और सदाबहार दोस्तों आपको पता ही है, सदाबहार अमरूद की किस्म है। इसको अपन को पता है कि अपन इसको सरदार अमरूद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन दोस्तों, सरदार अमरूद भी बोलते हैं, है ना। तो इसको सरदार अमरूद भी बोलते हैं। और दुर्गाजय दोस्तों आपको पता है कि ये ग्वार की किस्म है, दुर्गाजय भी ग्वार की किस्म है। तो इसमें दो ग्वार, तो ये पर पूसा सदाबहार है ना दोस्तों, ये इसकी राष्ट्रीय किस्म है ना। पूसा सदाबहार इसकी राष्ट्रीय किस्म है। और आपको पता है कि दोस्तों ये जो सदाबहार किस्म है, जो ये सी नंबर पे आपको दिख रही है सदाबहार, ये किसकी अमरूद की किस्म है। तो ये अमरूद की किस्म किससे विकसित की है आपको पता होना चाहिए, इलाहाबादी। तो इलाहाबादी अमरूद की किस्म है, इलाहाबादी सफ़ेदा। ये किससे, इलाहाबादी सफ़ेदा से इसको विकसित किया गया है ना। सदाबहार को, ये सबसे याद रखने वाली बात है दोस्तों कि सदाबहार किस्म को किससे विकसित किया गया। तो इसको इलाहाबादी सफ़ेदा से विकसित किया है। किसने विकसित किया आपको ये भी पता होना चाहिए। इसको किया सब विकसित डॉक्टर चीमा ने, डॉक्टर चीमा नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस किस्म को विकसित किया था। कब किया था दोस्तों, 1927 में। ये आप नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि जो सदाबहार किस्म इसको किसने विकसित किया। तो डॉक्टर चीमा नाम के साइंटिस्ट ने विकसित किया था। कब किया था, 1927 में विकसित किया था, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पुष्पीय पादपों का सबसे बड़ा कुल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ऑफ इन द फ्लावरिंग प्लांट। मतलब सबसे बड़ा पुष्पीय पौधा यानी फ्लावरिंग प्लांट का सबसे बड़ा फैमिली कौन सी है। तो आपके ऑप्शन दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं। प्यूनिकेसी है ना, कंपोजिटी इसको बोलते हैं, एस्टेरेसी इसको बोलते हैं, लेमिएसी या लेबिएटी इसको बोलते हैं, सोलेनेसी है ना। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो बताएं दोस्तों इनमें सही आंसर कौन सा है ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, जो फ्लावरिंग सबसे बड़ा कुल है वो है दोस्तों बी नंबर का। इसका बी नंबर का सही आंसर है कौन सा, कंपोजिटी या एस्टेरेसी। ये सबसे बड़ा कुल है पुष्पीय पौधों का, है ना, कंपोजिटी। तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा प्यूनिकेसी है ना, ये प्यूनिकेसी। तो ये जो अपने फल वाले पौधे हैं उनमें से उनका ये सबसे छोटा कुल है प्यूनिकेसी। जो अपने फल वाले पौधे हैं उनका सबसे छोटा कुल कौन सा है, प्यूनिकेसी है ना। जो कंपोजिटी आपको पता है सबसे बड़ा कुल है। और लेबिएटी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। लेबिएटी में क्या आता है दोस्तों, लेबिएटी में जो मेडिसिनल पौधे होते हैं, लेबिएटी में क्या आता है, मेडिसिनल। तो ये लेबिएटी में क्या आता है दोस्तों, लेबिएटी में आता है, याद रखिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो अपने मेडिसिनल प्लांट होते हैं ना दोस्तों, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो किस में आते हैं, लेबिएटी फैमिली में आते हैं। तो लेबिएटी परिवार में कौन कौन से एग्जाम्पल बताएं कुछ लेबिएटी परिवार के। तो एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे तुलसी हुआ, तुलसी लेबिएटी परिवार में आता है ना। और पुदीना हुआ, इसको पुदीना हुआ इंग्लिश में पुदीना है ना। और ये होता है पेपरमेंट हुआ, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मिंट है ना। तो ये भी दोस्तों अपने लेबिएटी परिवार में आता है। तो ये कुछ इसको उदाहरण थे लेबिएटी परिवार में। दोस्तों आपको सोलिनेसी के बारे में पता ही है, सोलिनेसी भी मतलब जैसे बैगन टमाटर वगैरह ये सब किस में आते हैं, सोलिनेसी कुल में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु सर्टिफाइड ओरिजिन फार्मिंग इन इंडिया। भारत की कार्बनिक खेती का प्रमाणीकरण कौन करता है ना। भारत की कार्बनिक खेती का प्रमाणीकरण कौन करता है, जो कार्बनिक खेती होती है दोस्तों उसका प्रमाणीकरण कौन करता है, प्रमाणीकरण है ना, मतलब सर्टिफाइड कौन करता है। तो आपके ऑप्शन दिख रहे होंगे दोस्तों। ऑप्शन ए है प्रोग्रामिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं NPOP है ना, जो कि 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों पार्टी पोट्री गारंटेड सिस्टम ऑफ PGS, इसको PGS बोलते हैं। और दोस्तों ऑप्शन सी है बूथ, या डी है ICR। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई, 2001 में इसकी स्थापना हुई। तो ये जो NPOP है ना दोस्तों, ये एक सर्टिफाइड है, मतलब जो प्रमाणित करता है। तो ये जो कंपनियां उनको नेशनल और इंटरनेशनल, जो नेशनल कंपनियां हैं और दोस्तों इंटरनेशनल कंपनियां हैं, इनको सर्टिफाइड कौन करता है, इनको सर्टिफाइड करता है NPOP। NPOP दोस्तों किसको सर्टिफाइड करता है, जो कंपनियां होती हैं उनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनको सर्टिफाइड कौन करता है, प्रोग्रामिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये इसको नेशनल इंटरनेशनल कंपनियों को प्रमाणित करता है। दोस्तों जो अपना ऑप्शन बी है पार्टिसिपेटरी ग्रेजुएट सिस्टम ऑफ इंडिया, तो ये दोस्तों जो अपनी घरेलू कंपनियां हैं ये उनको प्रमाणित करता है।
है ना। ये जो घरेलू कंपनियां हैं ये उनको प्रमाणित करता है, जो अपने देश की में है घरेलू कंपनियां हैं ये उनको प्रमाणित करता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यू क्वेश्चन है, नया डाटा ऐड हुआ है दोस्तों, तो इसके बारे में जानते हैं। प्रति व्यक्ति फल की आवश्यकता है, पर कैप्टा फ्रूट इज रिक्वायर्ड, है ना, पर कैप्टा फ्रूट रिक्वायर्ड। तो इसका ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 120 ग्राम, 150 ग्राम, 350 ग्राम और 300 ग्राम। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या है? मेरे को पता है इसका ज़्यादातर लोग पता है क्या लगाएंगे, 120 ग्राम, है ना, क्योंकि ये दोस्तों जो है पुराना डाटा है। 120 ग्राम, 120 ग्राम अपना पुराना डाटा है ना। तो आप बताएं इनमें से दोस्तों सही आंसर क्या होगा? 120 ग्राम होगा या 150 ग्राम होगा या 350 ग्राम हो गया या 300 ग्राम होगा, क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर का, जो अपना दिख रहा है ना दोस्तों 150 ग्राम, 150 ग्राम है, ये इसका सही आंसर है, 150 ग्राम होगा, है ना। तो जो अभी लेटेस्ट डाटा आया है उसके हिसाब से दोस्तों इसका सही आंसर होगा 120 ग्राम। तो और जो आपको पता है ICMR ये चीज़ें बताता है, ICMR जो अपने इंडिया में है, ICMR इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो आपको ये चीज़ नोट कर लेनी कि प्रति व्यक्ति फल की उपलब्धता हमारे देश में प्रति व्यक्ति फल की आवश्यकता कितनी है, 150 ग्राम की। और सब्जियों की आपको पता है कि जो भी 350 ग्राम किसकी है, सब्जियों की। 350 ग्राम रिक्वायरमेंट किसकी है, वेजिटेबल्स या सब्जियों की, है ना दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये PAT में कई बार पूछा है ना। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन कौन सा देश है? प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन कौन सा देश है? जो प्राकृतिक रबर होती है तो रबर का सबसे उत्पादन कौन करता है? तो रबर का उत्पादन आपको पता होना चाहिए। विच कंट्री इज लीडिंग प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल रबर? तो ऑप्शन आपके सामने ये रहे दोस्तों, ऑप्शन ये रहे दोस्तों, थाईलैंड हो गया, आपको ये दिख रहा होगा ऑप्शन, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडिया हो गया। तो इनमें से सही आंसर क्या है दोस्तों? थाईलैंड है या इंडोनेशिया या मलेशिया है, क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है थाईलैंड, है ना। इसका सही आंसर दोस्तों थाईलैंड, इसका सही आंसर है क्या? ए, थाईलैंड। थाईलैंड दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जो थाईलैंड है, थाईलैंड, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? थाईलैंड। और दूसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया। ये क्रम तरीके से दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे अपना कौन सा है? थाईलैंड हो गया। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे अपना इंडोनेशिया हो गया रबर उत्पादन में। थर्ड नंबर पे अपना मलेशिया हो गया। चौथे नंबर पे इंडिया हो गया अपना। चौथे नंबर पे क्या हो गया? इंडिया। चौथे नंबर पर कौन सा हो गया? इंडिया। चौथे नंबर पर इंडिया। इंडिया चौथे नंबर पे है रबर के प्रोडक्शन में, है ना दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो दोस्तों ये 3 देश हैं, थाईलैंड हो गया और इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, तो ये कुल जो रबर पैदा होती है उसका 70% तो ये तीनों देश ही पैदा करते हैं। कितनी? 70%। 70% ये तीनों देश पैदा करते हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सबसे ज़्यादा यही पैदा करते हैं विश्व में। 70% प्रोडक्टिविटी किनकी है? रबर की, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया की है ना। और सबसे ज़्यादा पाम ऑयल कौन पैदा करता है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पाम ऑयल दोस्तों कौन पैदा करता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा पाम ऑयल में सबसे नंबर 1 पे कौन है? पाम ऑयल में दोस्तों नंबर 1 पे है इंडोनेशिया। ये आप याद करें, नोट कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कॉफ़ी कैनिफेरा, है ना दोस्तों। कॉफ़ी कैनिफेरा के गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम नंबर ऑफ कॉफ़ी कैनिफेरा, है ना। तो इन्होंने कॉफ़ी का बॉटनिकल नेम पूछा हुआ है आपसे, नहीं सॉरी, कॉफ़ी का गुणसूत्र की संख्या पूछी हुई है। तो आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन आपका दोस्तों ये रहे, ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 66, ऑप्शन डी है 88 यानी 88। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? बताएं इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 22, ये नंबर का इसका दोस्तों सही आंसर है ना, कि 22 गुणसूत्र होते हैं कॉफ़ी में। तो कितने होते हैं? 2n बराबर, दोस्तों आपको पता है 2n बराबर कितने होते हैं? 2n बराबर 22 क्रोमोसोम, 2n बराबर 22 क्रोमोसोम होते हैं किसमें? कॉफ़ी कैनिफेरा में। तो दोस्तों ये कॉफ़ी कैनिफेरा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, ये कॉफ़ी कैनिफेरा। तो दोस्तों इस कॉफ़ी कैनिफेरा को अपन क्या बोलते हैं? रोबास्टा भी, इसको रोबास्टा भी बोलते हैं, कॉफ़ी कैनिफेरा को रोबास्टा भी बोलते हैं, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और चलिए दोस्तों सबसे गहन खेती, मोस्ट इंटेंसिव फार्मिंग, सबसे गहन फार्मिंग किस में होती है? तो आपको अपनी स्क्रीन के ऑप्शन दिख रहे होंगे। सबसे पहला है किचन गार्डनिंग, नंबर बी है मार्केटिंग गार्डनिंग, नंबर सी है ट्रक गार्डनिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, है ना। तो बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? किचन गार्डनिंग है या मार्केटिंग गार्डनिंग है या ट्रक गार्डनिंग है या ऑल ऑफ दीज है, क्या है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों किचन गार्डनिंग। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? किचन गार्डनिंग। इसका किचन गार्डनिंग दोस्तों सही आंसर है, किचन गार्डनिंग, है ना। और मार्केटिंग गार्डनिंग में आपको लग रहा होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए? मार्केट गार्डनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर? मार्केट गार्डनिंग होना चाहिए। आपको पता है इसका आंसर मार्केट गार्डनिंग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है कि जो किचन गार्डनिंग होती है, तो किचन गार्डनिंग में अपन सब प्रकार की सब्जियां उगाना चाहते हैं, हर प्रकार की सब्जियां उगाना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा सघन कहाँ हुआ? सबसे ज़्यादा सघन हुआ किचन गार्डनिंग में, क्योंकि अपन सब प्रकार की थोड़ी थोड़ी सब उगाते हैं, है ना। तो सघन सबसे ज़्यादा क्या हुआ? किचन गार्डनिंग सबसे ज़्यादा सघन हुआ। तो आपको ये भी पता है कि एक किचन गार्डनिंग में 5 से 6 व्यक्तियों के लिए, 5 से 6 व्यक्तियों की कितनी जगह की आवश्यकता होती है? तो 250 मीटर स्क्वायर जगह की आवश्यकता होती है 5 से 6 व्यक्तियों के लिए। और एक व्यक्ति के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है? 50 मीटर स्क्वायर जगह की आवश्यकता होती है किचन गार्डनिंग में, है ना। तो इसलिए सबसे इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है नंबर ए, आगरा इसका सही आंसर है, किचन फार्मिंग, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेव की वाणिज्यिक प्रसार विधि, कन्वेंशनल प्रोपगेशन मेथड ऑफ एप्पल या पियर,
तो इनकी मतलब जो सेव होते हैं इसको किससे प्रसारित किया जाता है? टी बडिंग द्वारा प्रसारित किया जाता है। ये प्रोपगेशन की मेथड है। टी बडिंग के द्वारा करते हैं या टंग ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं या हार्डवुड ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं या एनाचिंग के द्वारा करते हैं। तो बता दो इसका जो सेव की व्यापारिक विधि है वो कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी। जो सेव की प्रसारण की व्यावसायिक विधि है वो टंग ग्राफ्टिंग है ना। टंग ग्राफ्टिंग को अपन टंग ग्राफ्टिंग इसकी सबसे प्रसारण की व्यावसायिक विधि है ना। टंग ग्राफ्टिंग इसके प्रसारण की व्यावसायिक विधि है। किसके प्रसारण की? सेवफल के प्रसारण की टंग ग्राफ्टिंग व्यावसायिक विधि है ना। और जो एनार्चिंग है, एनार्चिंग आपको पता है कि एनार्चिंग आम में भी की जाती है ना। टी बडिंग सबसे ये भी टी बडिंग भी दोस्तों सबसे ज़्यादा फेमस है। टंग ग्राफ्टिंग है ना। तो सबसे ज़्यादा सेव में क्या किया जाता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा सेव में टंग ग्राफ्टिंग किया जाता है। टंग ग्राफ्टिंग है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। माथाबंदी रोग। माथाबंदी रोग मेथड डिसीज इज। माथाबंदी रोग डिसीज इज। माथाबंदी रोग क्या है? ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। फाइलोडी, गुच्छा मुच्छा रोग, मॉल फॉर्मेशन जो कि आम में होता है मॉल फॉर्मेशन है ना। या इसको ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा पत्ती मोड़क, या इसको बोलते हैं लीफ कर्ल। ऑप्शन डी दिख रहा होगा बंची टॉप। दोस्तों माथाबंदी रोग किस में होता है? आपको पता होना चाहिए। माथाबंदी रोग दोस्तों सबसे ज़्यादा किस में होता है? सोलेनेसी परिवार में। किन में होता है दोस्तों माथाबंदी? माथाबंदी दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है सोलेनेसी। जो सोलेनेसी परिवार है उससे माथाबंदी सबसे हो जाता है। सोलेनेसी परिवार सबसे ज़्यादा किस में होता है? दोस्तों सोलेनेसी परिवार में सबसे ज़्यादा होता है अपना जो टमाटर। सबसे ज़्यादा किस में होता है? टमाटर में। और टमाटर के बाद किस में होता है? पपीता में। तो ये इनमें सबसे ज़्यादा होता है। माथाबंदी सबसे ज़्यादा टमाटर और पपीता में होता है ना। माथाबंदी सबसे ज़्यादा टमाटर और पपीते में होता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है फाइलोडी है ना। फाइलोडी। तो इसको आपको पता है फाइलोडी सबसे जो तिल में है, जो तिल में सबसे रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? फाइलोडी के द्वारा ही होता है ना। तिल में जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? फाइलोडी के द्वारा। उस फाइलोडी का नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा। उसको क्या बोलते हैं? उसको अपन दोस्तों माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? माइकोप्लाज्मा। उसको दोस्तों माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं, या उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उसको फाइटोप्लाज्मा, या उसको अपन क्या बोलते हैं? फाइटो। उसको दोस्तों बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा, या उसको फाइटोप्लाज्मा भी अपन बोलते हैं। तो ये बात दोस्तों नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। या इसको अपन दोस्तों एमएलओ भी बोलते हैं है ना। तो इसको ये आप नोट कर लेना। कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये चीज़ कि फाइलोडी या माथाबंदी रोग किसमें सबसे ज़्यादा होता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है तिल में। सबसे इंपॉर्टेंट है तिल। तिल में होता है। अभी दोस्तों आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा। ऑप्शन बी क्या? गुच्छा मुच्छा यानी मॉल फॉर्मेशन। मॉल फॉर्मेशन ना। तो मॉल फॉर्मेशन दोस्तों किस में होता है? ये आम में होता है मॉल फॉर्मेशन। आम में मॉल फॉर्मेशन होता है। तो मॉल फॉर्मेशन कहाँ खोजा गया था दोस्तों? मॉल फॉर्मेशन को, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट लिख लेना दोस्तों। मॉल फॉर्मेशन को भारत में बिहार में खोजा गया। कहाँ खोजा गया? बिहार में। बिहार में कब खोजा गया दोस्तों? 1891 में। 1891 में मॉल फॉर्मेशन को बिहार में खोजा गया। गुच्छा मुच्छा, इसको गुच्छा मुच्छा रोग भी बोलते हैं। जो कि किसके द्वारा होता है? जो कि होता है दोस्तों फ्यूजेरियम। आपको क्या होता है? फ्यूजेरियम मेलिफेरम। फ्यूजेरियम 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 मेलिफेरम। फ्यूजेरियम मेलिफेरम मेलिफेरम फ्यूजेरियम मेलिफेरम। तो किसके द्वारा होता है? फ्यूजेरियम मेलिफेरम के द्वारा गुच्छा मुच्छा रोग होता है ना दोस्तों। आप ध्यान रखें। ये क्या है? फ्यूजेरियम मेलिफेरम। ये दोस्तों कवक है एक प्रकार का। क्या दोस्तों? ये कवक है ना। फ्यूजेरियम मेलिफेरम ये दोस्तों एक प्रकार क्या है? कवक है। ऑप्शन सी आपका क्या देख रहा है? ऑप्शन सी है दोस्तों पत्ती मूल। क्या इसको बोलते हैं? लीफ कर्ल। सबसे ज़्यादा लीफ कर्ल किसमें है? सबसे ज़्यादा लीफ कर्ल किसमें होता है दोस्तों? ये दोस्तों सबसे ज़्यादा लीफ कर्ल होता है टमाटर में। टमाटर और जो अपना पपीता है। टमाटर और पपीता में सबसे ज़्यादा लीफ कर्ल होता है ना। याद ध्यान रखना। टमाटर में या पपीते में सबसे ज़्यादा रोग कौन सा होता है? पत्ती मुड़ के लीफ कर्ल। जो किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? ये फैलता है अपना सफ़ेद मक्खी के द्वारा। आपको पता होगा व्हाइट फ्लाई किसके द्वारा फैलता है? ये सफ़ेद मक्खी होती है दोस्तों, उसके द्वारा फैलता है। कौन सा? पत्ती मुड़क। तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है? टमाटर या पपीते में है ना। टमाटर या पपीते में ये सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा बंची टॉप, जो कि केले की सबसे खतरनाक बीमारी है। बंची टॉप किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होती है दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पीएटी के एमपी पीएटी के कई बार ये चीज़ एग्जाम में पूछी है कि बंची टॉप किसके द्वारा होती है। तो बंची टॉप दोस्तों वायरस के द्वारा होती है। जो कि किसमें होती है सबसे ज़्यादा दोस्तों? केले में। केले में सबसे ज़्यादा बंची टॉप केले में होती है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए केले में किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा फैलती है। अब आपको ये बात सबसे इंपॉर्टेंट ये भी नोट कर लेनी है कि बंची टॉप को सब कब देखा गया? बंची टॉप को 1889 में यानी 1989 में कहाँ देखा गया? फिजी में। तो फिजी देश है वहाँ पे कब किसको देखा गया? बंची टॉप को। बंची टॉप को कहाँ देखा गया दोस्तों? आपको पता होना चाहिए बंची टॉप को कहाँ देखा गया? बंची टॉप को दोस्तों फिजी में देखा गया। कहाँ? फिजी में। बंची टॉप को कहाँ देखा गया? फिजी में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्न में से केवल भंडारण का कीट है। केवल भंडारण का है ना। इस बात को आप दोस्तों अंडरलाइन करिए। केवल भंडारण का कीट है। निम्न में से केवल भंडारण का कीट है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होंगे दोस्तों ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम जिसको खापरा बीटा भी बोलते हैं। ऑप्शन बी आपको दिख रहा है पेथारोमिया ओपेकुलेला है ना। ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा कार्पोमिया बसूबियाना, या ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? ऑल ऑफ दिस है ना। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑल ऑफ दिस। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या है? भंडारण केवल भंडारण का कीट कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन केवल भंडारण का कीट दोस्तों आगरा। इसका सही आंसर है ये ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम। ये खापरा बीटल। खापरा बीटल किसका केवल भंडारण में नुकसान पहुंचाता है ना। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन बी दोस्तों क्या बोल रहा है? पाइथरोमिया ओपिकुलेला जो किस में लगता है? ट्यूबर मोथ है। ये एक प्रकार का क्या है जो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन में? ये है पीटीओ पोटैटो ट्यूबर मोथ। पीटीएम सॉरी पीटीएम पोटैटो ट्यूबर मोथ है ना। ये जो आपको दिख रहा होगा ये पेंथारोमिया ओपिकुलेला है। तो ये दोस्तों कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचाता है? ये भंडारण में भी नुकसान पहुंचाता है और ये दोस्तों खड़ी फसल में भी नुकसान पहुंचाता है ना। इसलिए ये आंसर अपने ने नहीं लिया क्योंकि उसमें क्या बोल रहा है? केवल भंडारण में नुकसान पहुंचाता है। तो केवल भंडारण में तो नुकसान ही खापरा बीटल ही पहुंचाता है ना। ये जो भी ऑप्शन बी आपको दिख रहा है पेथारोमिया ओपिकुलेला ये भंडारण और खड़ी फसल दोनों में नुकसान पहुंचाता है। तो
और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी है दोस्तों कारपोमिया बुसेबियाना, कारपोमिया बुसेबियाना। तो ये दोस्तों किसमें होता है, ये जो बेर होता है, जो ये बेर की फल मक्खी का नाम है, जो बेर की फल मक्खी होती है बेर में, जो बेर में फल मक्खी लगती है दोस्तों, ये उसका नाम है। बेर की फल मक्खी का नाम क्या है, कारपोमिया बेसुबियाना। जो बेर में सबसे खतरनाक रोग है, बेर में सबसे ज़्यादा खतरनाक यही फैलाती है, बेर का सबसे खतरनाक क्या है, कारपोमिया बुसेबियाना। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन अपने सॉल्व किए, इतने ही क्वेश्चन थे तो सॉल्व किए। जो आपको समझ में नहीं आया वो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, है ना दोस्तों। तो लाइक एंड सब्सक्राइब बनाए रखें, है ना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।